नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होता है किसी मेथड की डेवलपमेंट में, वो होता है वेरीफाइंग द मेथड। जो अभी क्वेश्चन भी पूछा था मुनीब ने, तो हम उसकी तरफ आते हैं कि वेरीफाइंग द मेथड से मुराद ये होता है कि जो आपने मेथड बनाया है, ठीक है, वो रिजल्ट देगा, मतलब कोई भी बंदा उसको जब परफॉर्म करेगा तो क्या वो एक जो ना वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट ही देगा हमेशा, या उसके रिजल्ट्स वेरी करेंगे, उसको वेरीफाई किया जाता है। जाहिर है, और वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कोई और बंदा करेगा, जिसने मेथड बनाया है वो नहीं करेगा। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए हम चार चीजें करते हैं आमतौर पे। एक तो हम उसके सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फिर हम उसका ब्लाइंड एनालिसिस करते हैं। फिर हम उसका जनाब करते हैं रगनेस करते हैं मेथड की। और फिर हम इक्विवेलेंसी टेस्टिंग करते हैं। ये चार मेथड है। इसमें लास्ट वाला जो मेथड है ये जरूरी नहीं होता, ये तब करते हैं जब ऑलरेडी कोई मेथड अवेलेबल हो, उससे स्टैंडर्ड मेथड, और आपने उसी का एक नया स्टैंडर्ड मेथड बना रहे हैं। एनी हाउ, तो आमतौर पे ये चार स्टेप हम परफॉर्म करते हैं फॉर वेरीफाइंग द मेथड, के मेथड को वेरीफाई करना है उसके लिए। ठीक है, तो अच्छा, अब उसमें ये चार स्टेप्स इनको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारे पास आता है सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी मेथड को आपने डेवलप करके तो वेरीफाई करना है, तो उसके लिए सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं। इनमें क्या क्या शामिल है? इनमें प्रेसिजन शामिल है। प्रेसिजन आपने पढ़ी हुई है, मेरे ख्याल फिफ्थ सेमेस्टर में भी पढ़ी हुई है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल जहाँ पे हमने एनालिस पढ़ा था उसका, एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टैट के प्रेसिजन क्या होती है कि हाउ a set of measurements are close to each other, के आपने डिफरेंट जब एक्सपेरिमेंट किए हैं तो उनमें उनके जो रिजल्ट्स हैं वो एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं, तो किसी मेथड की प्रेसिजन कहलाती है। ठीक है, तो जब प्रेसिजन फाइंड आउट करनी होती है तो यहाँ पे हम डिफरेंट कंसंट्रेशंस के साथ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल्स के साथ एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट करते हैं। फिर हम उसके रिजल्ट्स में देखते हैं कि उनके रिजल्ट्स कितने प्रिसाइज हैं। ठीक है, और इससे हमें एरर जो होता है, स्पेशली जो रैंडम एरर होता है, उसको इलिमिनेट करने के जो ना वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेसिजन। तो सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली चीज आ जाती है प्रेसिजन। आप उस मेथड की प्रेसिजन फाइंड आउट करते हैं कि उसमें प्रेसिजन कितनी है। ठीक है, उसके बाद आप उसकी एक्यूरेसी भी फाइंड आउट करते हैं। मतलब ये सीक्वेंस नहीं है, ये मतलब क्या उसे कहते हैं, कंटेंट्स हैं, कि चाहे पहले एक्यूरेसी कर ले प्रेसिजन। आमतौर पर जाहिर है वो सिंपल फार्मूले लगने हैं, एक ही वक्त में सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, एक्यूरेसी भी जाहिर है कि आपको एरर जो डिटर्मिनेट एरर होता है, जो यूनिडायरेक्शनल आमतौर पे एरर होता है, उसको इलिमिनेट करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए कि उसका सोर्स क्या है, हमें मदद देती है एक्यूरेसी। उसके अलावा एक्यूरेसी जाहिर है वो रिलायबिलिटी ऑफ मेथड बताती है कि भाई वो मेथड पे हम कितना रिलाई कर सकते हैं, वो कितना एक्यूरेट है या नहीं। और एक्यूरेसी आपको पता है कि उसकी क्लोजनेस होती है टू द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, जो आपने एक वैल्यू फाइंड आउट की है वो एक्चुअल वैल्यू से कितना करीब है, उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। सही है, तो ये हमारी दो चीजें होंगी सिंगल प्रोटेक्ट स्टैटिस्टिक में। तीसरी चीज आती है डिटेक्शन लिमिट। डिटेक्शन लिमिट क्या होती है कि भाई वो कम से कम मिकदार रिएक्टेंट की जो आप उस मेथड के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं, वो उसकी डिटेक्शन लिमिट है। तो ये हमें पता होनी चाहिए कि ये मेथड जो है वो किस रेंज से किस रेंज तक वैलिड है, और किस मतलब कितनी कंसंट्रेशन की रेंज तक वैलिड है। कोई भी चीज जो आप मेजर करना चाह रहे हैं उसकी रेंज होगी कि ये इतनी से लेके इतनी रेंज तक वैलिड है, उससे ज्यादा कम वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें जो ना वो रेंज जो ना वो तय करने में या रेंज को फिक्स करने में मदद मिलती है कि आपके एक्सपेरिमेंट की रेंज क्या होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती है सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स में। वेरिफिकेशन ऑफ मेथड के लिए आप एक्यूरेसी, प्रेसिजन और डिटेक्शन लिमिट फाइंड आउट करते हैं, और ये तीनों जो है वो आ जाती हैं किसमें, सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी ब्लाइंड एनालिसिस। वेरिफिकेशन का दूसरा स्टेप या दूसरा मेथड होता है वेरिफिके ब्लाइंड एनालिसिस। ब्लाइंड एनालिसिस ये होता है कि भाई आपने जो एक अननोन सैंपल दिया जाता है बंदे को। ठीक है, जिस बंदे ने मेथड बनाया है, ठीक है, उस वो कहता है जी मैंने जी फलां चीज जो ना वो एनालाइज करने का एक नया मेथड बनाया है। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी मैंने सी के अंदर, समुद्र के पानी में कैल्शियम की डिटर्मिनेशन के लिए एक मेथड डेवलप किया है, कि अगर हम उसको समुद्र के पानी को HCl में, HCl और HNO3 के मिक्सचर में हम सिंपल उसको बगैर हीट किए, ठीक है,
8 घंटे तक उसमें करें ना, डाइजेस्ट करें, उसके बाद हम एटॉमिक अब्जॉर्प्शन से एनालिसिस करें तो हमारे पास बेस्ट रिजल्ट आते हैं। ये उसने मेथड डेवलप किया है। अब आप क्या करेंगे, आप उसको एक ना कैल्शियम का सैंपल देंगे। आपको पता है उस सैंपल के अंदर, पानी के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि उसके अंदर 10 ppm है या जितनी भी है, ठीक है। अब आपको पता है कि वो 10 ppm है, लेकिन वो जो एनालाइज कर रहा है उसको नहीं पता। तो आप कहते हैं कि भाई चलो अपने मेथड से मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करके दो क्या है, ठीक है। तो वो अपने मेथड से वैल्यू फाइंड आउट करके बताता जी कि इसके अंदर जो है ना वो कंसंट्रेशन फर्क करनी है 10.1 ppm या समथिंग है, करीब करीब बता देते हैं जितनी बताता है। उससे ये पता चलता है कि उसका मेथड सही काम करता है कि नहीं। इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड एनालिसिस, ठीक है। तो इसको बार बार किया जाता है और उसकी एवरेज दी जाती है, जाहिर है, ठीक है। कि ब्लाइंड एनालिसिस में करने वाले को, एक्सपेरिमेंट करने वाले को नहीं पता होता कि रिजल्ट क्या है या वैल्यू क्या है, लेकिन जिस बंदे ने सैंपल दिया होता है या जो भी वेरीफाई करना चाह रहा है उसको पता होता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। वो उसने प्री डिसाइड किया होता है। तो इसको हम ब्लाइंड एनालिसिस कहते हैं। ये भी वेरिफिकेशन, मेथड की वेरिफिकेशन के लिए करते हैं। मेथड की वेरिफिकेशन का दूसरा स्टेप है ये। अच्छा, उसके बाद तीसरा स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ मेथड में आ जाता है। अच्छा, एक और बात के वो कहता है कि ये जो वैल्यू है 3 होना चाहिए, ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस के दरमियान में होनी चाहिए, ठीक है। ये जो आपके ब्लाइंड एनालिसिस के जरिए जो वैल्यू आई है, ठीक है। एक मिनट जरा। तो दूसरा स्टेप या दूसरा जो मेथड है वेरिफिकेशन का, वो ब्लाइंड एनालिसिस होता है। उसके बाद तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है और जिसमें स्टैट इन्वॉल्व होती है, वो है रगडनेस टेस्टिंग। रगडनेस टेस्टिंग क्या होती है कि अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि जो मुनीब ने बात की थी कि एक एक्सपेरिमेंट है, एक मेथड है, वो एक बंदा परफॉर्म करता है तो उसके तो रिजल्ट सही आ रहे हैं। अब दूसरे बंदे या दूसरी लैब में या दूसरी मुल्क में कोई उसको कर रहा है तो उसके रिजल्ट अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो क्या वो मेथड गलत है, ठीक है। तो अब इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मेथड का मसला है या बंदे का मसला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो उस को अफेक्ट कर रही हैं, या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उस मेथड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक लैब में जब मेथड को फॉलो किया जा रहा है तो रिजल्ट सेम आ रहे हैं, दूसरी दूसरी लैब में अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो उसकी ये भी वजूहत हो सकती हैं कि दूसरी लैब में उन फैक्टर्स को फॉलो नहीं किया गया, उनको कंसीडर नहीं किया गया। बहरहाल उसकी तरफ मैं आता हूँ। पहले रगनेस टेस्टिंग क्या होती है कि इसमें हम एक मेथड के लिए वो तमाम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं कि जिनकी वजह से उसके रिस्पॉन्स पे फर्क पड़ता है, ठीक है। और अगर हम किसी मेथड के लिए वो तमाम फैक्टर्स डिफाइन कर लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रगनेस टेस्टिंग। और ऐसे मेथड को हम कहते हैं कि ये जो है वो रग्ड मेथड है। और इसको हम जो है ना वो दुनिया में जहां मर्जी, जिस मर्जी लेबोरेटरी में इस मेथड को अगर हम फॉलो करेंगे तो रिजल्ट हमेशा सेम होंगे, ठीक है। तो इसकी जरूरत क्यों आती है, वही बात के रिजल्ट जो होते हैं ना कई दफा डिफरेंट लेबोरेटरीज में डिफरेंट आते हैं अननोटिस फैक्टर्स की वजह से। अननोटिस फैक्टर से मुराद ये है कि भाई जिस बंदे ने मेथड डेवलप किया था ना उसकी लैब का टेम्परेचर कांस्टेंट था हमेशा। उसको नहीं था पता कि भाई टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, क्योंकि उसने उसने कभी टेम्परेचर वेरी नहीं किया, ठीक है। लेकिन वो दूसरी लैब में गया ना तो वहां पे टेम्परेचर डिफरेंट होने की वजह से रिजल्ट डिफरेंट आ गए। तो पता चला कि यार ये तो जो मेथड है ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो इट मीन इसमें टेम्परेचर का भी फैक्टर इन्वॉल्व करके दोबारा ऑप्टिमाइज करना चाहिए कि इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, ठीक है। फिर पता चला जी कि ये जो ह्यूमिडिटी होती है या जो मॉइस्चर लेवल है ये भी इसको इफेक्ट करती है, ठीक है ना। तो अगर हमें ह्यूमिडिटी चेंज होगी तो फिर भी रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। तो फिर पता चला कि अच्छा अब इसको ह्यूमिडिटी को भी ऑप्टिमाइज करना है, वो फिर दोबारा उसको ऑप्टिमाइज किया जाएगा। तो मकसद ये है कि जितने भी टोटल फैक्टर उसको अफेक्ट कर सकते हैं ना उन सबको ऑप्टिमाइज किया जाता है। वो तभी हो सकता है कि जब उसको मुख्तलिफ लोग करेंगे, परफॉर्म करेंगे और मुख्तलिफ जगह पे वो परफॉर्म हो रहा होगा, ठीक है, मुख्तलिफ मटेरियल्स की क्वालिटीज के साथ हो रहा होगा, फिर जाके पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज इसको अफेक्ट कर रही है और किस किस वजह से इसके रिजल्ट्स पे फर्क पड़ सकता है। लिहाजा उन चीजों को ऑप्टिमाइज किया जाएगा, ठीक है। तो इसकी हमें इसलिए जरूरत पेश आती है, ठीक है। तो हम उन तमाम फैक्टर्स को क्या करते हैं जी, इवेलुएट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं, ठीक है।
और उन फैक्टर्स को फिर दो लेवल्स पे रख के हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, आगे पढ़ेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब होता ही है कि वो जो दो लेवल होते हैं, मसलन एक इस लेबोरेटरी में जहाँ पे वो डेवलप हुआ है, एक ये कि उसको दुनिया में किसी जगह पे जो कंडीशन पे, फॉर एग्जांपल आपका मेथड जो है वो आपने एशिया में फाइंड आउट किया, वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, और अगर आप उसको यूरोप में जाके करते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर लो है, तो आप रूम टेम्परेचर यूरोप का और एशिया का लेके एक को हाई वैल्यू बना देते हैं, एक लो वैल्यू बना देते हैं, तो आप बताते हैं कि भाई इस हाई वैल्यू पे इसका ये रिजल्ट है, लो पे ये रिजल्ट है, तो ऑप्टिमम कंडीशन कौन सी होगी वो आपने फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, अच्छा, एक मिनट, सही। अब उसके बाद ये आ जाता है कि ये करेंगे कैसे। ठीक है, रगनर टेस्टिंग करते हैं क्या है, एक तो ये तरीका है कि हम कंप्लीट फैक्टोरियल डिजाइन अप्लाई करें, जिसमें तमाम फैक्टर्स को शामिल करें। ठीक है, और जिस हर फैक्टर के दो दो लेवल हो। मैं आपको मिसाल दी है, जैसा कि मैंने अभी पहले मिसाल दी थी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो फैक्टर है, उसके लिए एक कंसल्टेशन का और एक लेंथ का। कंसल्टेशन आपकी 0.1 है, लोएस्ट और हाईएस्ट है 0.2। ठीक है, या इसको यूं कर ले, कंसंट्रेशन हाई है और कंसंट्रेशन लो है। इसी तरह आपके पास जो पाथ लेंथ है वो हाई है और उसकी लो वैल्यू है, पाथ लेंथ लो, लो, और यहाँ पर भी कंसंट्रेशन हाई और लो। जब आपके पास सिर्फ दो फैक्टर्स हैं और दोनों की दो दो वैल्यूज हैं, तो आपके पास चार एक्सपेरिमेंट बनते हैं। मतलब अगर आपके पास जितने फैक्टर्स होंगे ना, कि जिनकी दो वैल्यूज लेनी है, ठीक है, उनकी तादाद को हम एन कहते हैं, तो उतने आपके एक्सपेरिमेंट बनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लेते हैं 7 फैक्टर, ठीक है, और हर फैक्टर की दो वैल्यूज हैं, और उसका मतलब ये है कि आपने हर फैक्टर की हर वैल्यू को किसी दूसरे फैक्टर की हर वैल्यू के साथ जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करवा के फिर चेक करना है। सही है ना? तो मतलब जैसे आप वो नहीं बनाते, वो सेट बनाते हैं कि हर एक का सेट हर एक के साथ जरूर बनेगा। ठीक है ना? तो इस तरह के आप सेट बनाते हैं, तो उस सेट में आपके एक्सपेरिमेंट की तादाद, यहाँ पे फैक्टर्स की तादाद 7 है, तो आपके एक्सपेरिमेंट की तादाद कितनी हो जाएगी? 2⁻⁷। ठीक है, 2⁻⁷ का मतलब क्या होगा जी? 2 × 2 × 2 × 2 और 2 कितने हो गए? 6 और 7। ठीक है, ये हो जाएगा 4, 8, 16, 32, 64 और 128। मतलब ये है कि आप 128 एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, 128 इस तरह के कि इसका हाई और इसका हाई, इसका हाई और इसका लो, ठीक है, इसका लो और इसका हाई, इसका लो और इसका लो। ये चार एक्सपेरिमेंट थे। इस तरह के आप 128 एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर जाके आपके पास रिजल्ट आएगा। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट फैक्टोरियल डिजाइन, जिसमें आप हर एक कंडीशन का, एक फैक्टर की हर एक कंडीशन को लेके दूसरे फैक्टर्स की हर एक कंडीशन के साथ एक्सपेरिमेंट करके रिस्पॉन्स चेक करते हैं। तो ये जो होता है ना, ये बड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। 128 एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर एक एक्सपेरिमेंट पे फर्ज करें एक दिन लगता है या 2 दिन लगते हैं, तो आपको तो सारा साल लग जाएगा 128 एक्सपेरिमेंट करने पे। तो इसका फिर हम क्या करते हैं, इसका हम एक सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। हम कंप्लीट फैक्टोरियल डिजाइन की बजाय हम क्या करते हैं, पार्शियल फैक्टोरियल डिजाइन फाइंड आउट करते हैं। पार्शियल फैक्टोरियल डिजाइन में हम सारे 128 टेस्ट नहीं परफॉर्म करते, बल्कि हम टेस्ट की तादाद इंतहाई कम करके स्टैटिस्टिकली जो ना वो थोड़े से टेस्ट करते हैं, जिससे हमारे पास रिलायबल रिजल्ट आते हैं। अब इसमें जब टेस्ट कम होंगे ना, तो जाहिर है कि रिजल्ट भी उतने ज्यादा वैलिड नहीं होते, तो हमें कुछ चीजों पे सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन बहरहाल जो है ना वो हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। ये बेस्ट सोल्यूशन है टाइम कंज्यूम से बचने का। और सिर्फ टाइम का मसला नहीं होता, जब आप इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपके जो रिसोर्सेज है वो भी यूज होते हैं, यूटिलाइज होते हैं, तो उनको भी बचाना जरूरी होता है। तो इसके लिए हम एक अप्रोच यूज करते हैं जिसको हम प्लैकेट बर्मन मेथड कहते हैं। प्लैकेट बर्मन मेथड क्या है? ये बड़ा आसान सा एक मेथड है। इसमें क्या करते हैं जी कि हम रगनेस टेस्टिंग के लिए ये यूज करते हैं। इसमें हम कहते हैं कि जितने फैक्टर होते हैं ना, हर फैक्टर की दो वैल्यूज लेते हैं, एक हाई वैल्यू एक लो वैल्यू। ठीक है ना? और फर्ज करें आपके पास 7 फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 फैक्टर्स हैं, 7 फैक्टर्स की आपके पास दो दो वैल्यूज हैं, तो आपने 7 फैक्टर्स के लिए सिर्फ 8 टेस्ट परफॉर्म करने हैं। जितने फैक्टर्स हैं उससे ज्यादा एक
टेस्ट परफॉर्म करने हैं, और इस तरह से करने हैं 8 टेस्ट इस तरह से परफॉर्म करने हैं कि 4 में ए की हाई वैल्यू लेनी है और 4 में ए की लो वैल्यू लेनी है। इसी तरह 4 में बी की हाई वैल्यू, ठीक है, और 4 में बी की लो वैल्यू, ठीक है। हर एक फैक्टर की आधे एक्सपेरिमेंट में वैल्यू हाई होगी, आधे एक्सपेरिमेंट में क्या होगी, लो होगी, और उनके कॉम्बिनेशन का जो ना वो हम ये वाला जो ना वो एक स्टाइल यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इनके हम रिस्पॉन्सेज नोट करते हैं, ठीक है। और इनका ये जो एक स्कीम ये प्लैकेट बर्मन ने दी है, इसको हम यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं पार्शियल सर मगर फैक्टोरियल। इसमें रैंडमनेस का इशू नहीं आएगा हमारे पास, रैंडम एरर का? रैंडमनेस इसमें कम होएगी, ठीक है ना। होगा 128 तो सही ना। ओहो 128 एक्सपेरिमेंट। रैंडमनेस से आप क्या मुराद ले रहे हैं? सर कईयों की वैल्यूज हमने हाई की है, कईयों की हमने लो की है, तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो नहीं होना नहीं, ये चाहिए। आप इसको इस तरह समझें जैसे मैंने आपको मिसाल दी है ना, कि फर्ज करें आपके पास फैक्टर है कंसंट्रेशन का और लेंथ का, ठीक है ना। कंसंट्रेशन की हाई वैल्यू है 2, लो वैल्यू है 1। लेंथ की हाई वैल्यू है 0, लो वैल्यू है 0.1, ठीक है, और हाई वैल्यू है 0.2, ठीक है। अब आपने कंसंट्रेशन 2 का एक्सपेरिमेंट 0.1 के साथ भी करना है और 0.2 के साथ भी करना है। कंसंट्रेशन 1 का एक्सपेरिमेंट 0.1 के साथ भी करना है और 0.2 के साथ भी करना है। तो कितने एक्सपेरिमेंट हो गए आपके? 4। बात समझ रहे हैं? जी सर आ रही है। ठीक है। अब इसी तरह अगर ये तो 2 फैक्टर थे, सिर्फ कितने फैक्टर थे? 2। जब आपके पास फैक्टर हो जाएंगे 3, तो आपके एक्सपेरिमेंट्स की तादाद हो जाएगी 8, ठीक है। कितनी तादाद हो जाएगी? 8। जब फैक्टर होंगे 4 तो एक्सपेरिमेंट की तादाद हो जाएगी 16, ठीक है। फैक्टर 5 हो जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट की तादाद हो जाएगी 32। मतलब वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है एक्सपेरिमेंट्स की तादाद, तो हम इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। उसका हमने ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल रिसर्च के नतीजे में एक बेस्ट मेथड फाइंड आउट किया है कि अगर हम 128 एक्सपेरिमेंट्स की बजाय सिर्फ 8 एक्सपेरिमेंट कर लें इस तरह से, तो हमारे पास एक रिलायबल रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। हम ओके सर ठीक है। मेथड को वेरीफाई कर रहे हैं ना, और उस मेथड को 7 फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे। उन 7 फैक्टर्स के लिए हमने 8 एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिनमें से उन 7 फैक्टर्स को बारी बारी 4 एक्सपेरिमेंट में लो पे रखा है, 4 में हाई पे रखा है। बेसिकली ये जो प्लैकेट बर्मन मेथड है ना, ये 4n, इसमें हम 4n एक्सपेरिमेंट करते हैं। कितने? 4n एक्सपेरिमेंट। n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। मतलब या तो 4 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं सॉरी, हाँ 4 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या 8 कर सकते हैं, या 12 कर सकते हैं। ये बात समझ आई है? ठीक सर है। आपकी आवाज बहुत कट रही है, ये हमें समझ। हाँ सर जी, बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि प्लैकेट बर्मन मेथड में आप सिर्फ 4n एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। n से मुराद 1 2 3 है। मतलब या तो 4 एक्सपेरिमेंट करेंगे, या 8 करेंगे, या 12 करेंगे, या 16 करेंगे, या 20 करेंगे, इस तरह 4 के जो ना वो मल्टीपल में। और इसमें जो फैक्टर्स आप लेंगे ना, वो 4n-1 होंगे। सही है ना, कि जो n की वैल्यू है, जितने आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं ना, उससे एक कम फैक्टर होंगे। मतलब अगर आपने n की वैल्यू 1 ली है, ठीक है, तो आपके फैक्टर्स कितने होंगे? 3 फैक्टर्स। मतलब 3 फैक्टर्स के लिए 4 एक्सपेरिमेंट करेंगे, 4 फैक्टर्स के लिए आप सॉरी 7 फैक्टर्स के लिए आप 8 एक्सपेरिमेंट करेंगे, 11 फैक्टर्स के लिए आप 12 एक्सपेरिमेंट करेंगे। मतलब जितने फैक्टर्स हैं उससे एक ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहा है हर एक में। सही है। इसमें ये एन की वैल्यू से मुराद एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज है? इसमें n की वैल्यू से मुराद एक्सपेरिमेंट की तादाद है। ठीक है, वही इसकी तादाद। और हाँ, -1 जो है वो क्या डिटरमाइन कर रहा है? 4n-1 जो है ना, फैक्टर्स की तादाद है कि कितने फैक्टर आप लेंगे। सर अगर हमारे पास फैक्टर 2 होंगे तो फिर हम उसे हाँ, क्या करेंगे फिर इसका? हम क्या करेंगे? फिर हम बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, फर्जी फैक्टर बना के उनको कांस्टेंट रखेंगे कि उनका कोई नहीं सर मतलब आप बात समझ नहीं रहे। जी। सर मेरी बात सुने, आप ये कह रहे हैं कि ये वाला हमारे पास जो मेथड ये मैं बताता है कि हमारे पास फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी। हाँ, होनी चाहिए। ठीक है। जी। अगर हमारे पास हमें पता है कि फैक्टर की वैल्यू 2 है, ठीक नहीं है, तो फिर नहीं, हमें सुने, ये फार्मूले क्या जरूरत है इस नहीं मेथड नहीं की? नहीं नहीं नहीं, फैक्टर्स की तादाद, ठीक है, कि कितने फैक्टर्स पे आपने ये टेस्ट अप्लाई करना है। सही है। मसलन मसलन एक आपका फैक्टर है लेंथ, एक आपका फैक्टर है कंसंट्रेशन, ये 2 फैक्टर हो गए,
सही है ना। एक आपका फैक्टर है टेम्परेचर, एक आपका फैक्टर है प्रेशर, एक आपका फैक्टर है जो है ना वो क्या उसे कहते हैं डेंसिटी। ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, सही है ना। तो आपने रगनेस टेस्टिंग के लिए कितने फैक्टर लेने हैं, अगर आपने प्लैकेट बर्मन मेथड यूज करना है तो आपने फैक्टर लेने हैं 4n-1 के मुताबिक। कितने? 4n-1 का मतलब है या तो 3 लेंगे या 7 लेंगे या 11 लेंगे या फिर 15 लेंगे, इस तरह। बात समझ रहे हैं? अब आप कह रहे हैं कि जी अगर सर आपके आगे। पास फैक्टर हो ही ना इतने, फर्ज करें आपके पास फैक्टर ही जो है ना वो 6 है, तो 7 वाला तो आप कर नहीं सकते, ना ही 3 वाला कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करते हैं कि जो 7वां फैक्टर है ना वो हम फर्ज कर लेते हैं और उसको कांस्टेंट रखते हैं, उसकी हाई और लो वैल्यू को हम सेम रखते हैं। सही है। ओके सर ठीक है। हर फैक्टर की 2 वैल्यू लेनी है, ठीक है। हर फैक्टर्स की 2 वैल्यूज लेनी है, एक हाई वैल्यू और एक लो वैल्यू। सही है। और अगर कोई ऐसा फैक्टर है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो फर्जी है, तो उसकी फिर हम सेम वैल्यू ले लेते हैं ताकि उसकी हाई और लो सेम होंगी। यहां तक समझ रही कहानी? सर आ गई है। अच्छा, अब ये इस इसके मुताबिक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब आप कहेंगे इसका फायदा क्या होगा? इसके नतीजे में हमारे पास 8 रिस्पॉन्स आए हैं, ठीक है। कितने रिस्पॉन्स आए हैं? 8, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन रिस्पॉन्स को आगे क्या करेंगे जी, इन रिस्पॉन्सेज की मदद से हम हर फैक्टर का इफेक्ट काउंट करेंगे कि कौन सा फैक्टर कितना इफेक्ट कर रहा है। हर फैक्टर का इफेक्ट काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखें, यहाँ पे देखें जरा, ये ए की हाई वैल्यूज हैं, ए की हाई वैल्यूज, और ए की हाई वैल्यूज के ये रिस्पॉन्स है R1 से लेके R4 तक, ठीक है। ये ए की लो वैल्यूज है और ए की लो वैल्यूज के लिए ये रिस्पॉन्स है 5 से लेके 8 तक, ठीक है। हम इन सारे रिस्पॉन्सेज का सम ले लेते हैं, ठीक है। और इन सारे रिस्पॉन्सेज का क्या ले लेते हैं? सम, ठीक है। इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और एक दूसरे से इनको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। सही है ना। तो वो जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं कि ये फैक्टर ए का इफेक्ट है, ठीक है। इसी तरह फैक्टर बी का इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं, फैक्टर सी का इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं, फैक्टर डी का इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं, ई का, एफ का, जी का। वो मैं आपको डेविड आवे की भेजूंगा, उसमें एक सॉल्व एग्जांपल भी है, वहां से आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। आप हर फैक्टर का इफेक्ट काउंट करते हैं, ठीक है। और उसकी ये इस तरह से ई एफ काउंट करते हैं। फिर सारे फैक्टर्स के लिए आपके पास 7 फैक्टर्स थे ना, ए बी सी डी ई एफ, सबके लिए आपके पास एक ई एफ की वैल्यू आ गई, जी आ गई, ठीक है। तो आप हर एक की रिस्पॉन्स को देखते हैं किसका ज्यादा। फर्ज करें इसके लिए वैल्यू 0.1 आई है, इसके लिए 0.05 आई है, इसके लिए 0.2 आई है, इसके लिए 0.3 आई है, 0.1 आई है, 0.5 आई है। तो आप इनको अरेंज कर लेते हैं जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है ऊपर से लेके नीचे की तरफ। तो जिस फैक्टर की ई एफ वैल्यू सबसे ज्यादा होती है ना, इसका मतलब यह है कि वो फैक्टर एक्सपेरिमेंट को, मेथड को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। इस वजह से उसको कंसीडर करना लाजमी होता है जब आप उसको किसी दूसरी लैब में परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। मतलब इसका मकसद ये होता है कि हमने उन फैक्टर्स को देखना होता है कि जब किसी दूसरी लैब में जाएंगे तो ये फैक्टर्स जो हैं वो इसको अफेक्ट कर सकते हैं, तो हमने इनको देखना है कि ये फैक्टर जो है ना वो चेंज ना हो, इनकी वैल्यूज को सेम रखा जाए, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर हम इसकी एक जो ना वो फाइंड आउट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी, ठीक है। उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है कि जितने भी हमारे पास फैक्टर्स की ई एफ वैल्यूज आती हैं उनके स्क्वायर्स का सिग्मा लेते हैं, ठीक है। और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास ये इसकी सही। ईएफ ना दोबारा बता दें। ई एफ का मैं दोबारा यहाँ से बता रहा हूँ टेबल से, यहाँ से देखें। आपने ई एफ कैलकुलेट करनी है सबके लिए, ए के लिए भी, बी के लिए भी, सी के लिए, डी के लिए, ई एफ, जी, सबके लिए ई एफ कैलकुलेट करनी है। और हर एक के लिए ई एफ कैलकुलेट करने का तरीका ये है, जब ए के लिए करनी है ना तो ए के लिए ये हाई वैल्यूज ये हैं, ठीक है। और इन हाई वैल्यूज के रिस्पॉन्स ये हैं 4, ठीक है। इन चारों रिस्पॉन्सेज का आपने जमा कर लेना है, ठीक है। और जमा करके उसको 4 पे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। इसी तरह ए की लो वैल्यूज और उन लो वैल्यूज पे जो रिस्पॉन्स की वैल्यूज हैं उनको भी जमा करके 4 पे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। फिर इन दोनों आंसर्स को एक माइनस कर देना है, मतलब पहले वाले में से दूसरे को माइनस करेंगे तो ये हमारे बात दोबारा पास एक्सप्लेन कर दे, इसकी समझ नहीं आ रही। इसकी अगर एक ही हमारे पास 4 वैल्यूज, उसके बाद क्या करना उसका?
ए की 4 वैल्यू हाई हैं, 4 वैल्यूज लो हैं, सही है। ठीक है। उन 4 हाई वैल्यूज के लिए रिस्पॉन्स की भी 4 वैल्यूज हैं, सही है। ओके। जो हाई ए की 4 हाई वैल्यूज के लिए जो 4 रिस्पॉन्स है ना, उनकी उनकी वैल्यूज को जमा करके 4 पे डिवाइड कर देना, मतलब उसका एवरेज ले लेना है, सही है। ठीक है। उसके बाद ए की लो वैल्यूज के रिस्पॉन्सेज का भी क्या ले लेंगे, एवरेज, एवरेज ले लेंगे। ठीक है। और हाई के एवरेज से लो के एवरेज को क्या करना है, माइनस। सर मगर इसमें सारे फैक्टर नहीं होंगे, बी भी, अभी सी सब्र भी और करो, बाकी अभी सब्र बी तक? करो ना। माइनस करके जो जवाब आएगा ना, वो ए की ई एफ वैल्यू होगी। किसकी ई एफ वैल्यू होगी, वो ए की, किसकी, ईएफ किसे डिनोट कर रहा है? इफेक्टिवनेस, ठीक है। ठीक है। अब फिर आप बी की कैलकुलेट करेंगे ई एफ। बी की कैसे करेंगे, ये बी की हाई वैल्यू है और ये उसका रिस्पॉन्स, बी की हाई वैल्यू और उसका रिस्पॉन्स, बी की हाई वैल्यू और उसका रिस्पॉन्स, बी की हाई वैल्यू और उसका रिस्पॉन्स, ये 4 वैल्यूज होगी हाई वाली, ठीक है। जी सर। और बी की लो वाली वैल्यूज मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उनके रिस्पॉन्स भी ग्रीन से, ठीक है। रिस्पॉन्स वही वाले हैं जो पहले ही थे, सिर्फ तरतीब चेंज हो गई है थोड़ी सी, अगर आप गौर करें तो, सही है ना। तो अब आप रेड वालों को और ग्रीन वालों को का एवरेज लेंगे, रेड का एवरेज और ग्रीन का एवरेज, ठीक है। और इन रेड के एवरेज में से ग्रीन का एवरेज माइनस करेंगे तो वो बी की इफेक्टिवनेस आ जाएगी। जी समझ आया ये। जी सर आ गई समझ। अब इसी तरह आप सी के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, सी की हाई वैल्यूज, ठीक है। और फिर सी की लो वैल्यूज के लिए रिस्पॉन्सेज का एवरेज लेके उसमें से माइनस करके उसकी ईएफ कैलकुलेट करेंगे। समझ आ गई बात। अब सारा सबका जब ईएफ कैलकुलेट हो जाएगा ना, तो उन ईएफ को आप तरतीब दे लेंगे, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा ईएफ वैल्यू किसकी है। जिसकी सबसे ज्यादा ईएफ वैल्यू होगी ना, वो फैक्टर रिएक्शन मेथड को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, उसको ऊपर तवज्जो देना, उसको कंसंट्रेट करना ज्यादा जरूरी है। फिर जो दूसरे नंबर पे है उसके बाद उसको प्रायोरिटी हम डिसाइड कर लेते हैं कि किस फैक्टर को इंपॉर्टेंस कितनी देनी है, ठीक है जी। ये क्लियर हुआ है। तो जिसकी जितनी ज्यादा इफ वैल्यू होगी हम Excuse me, उससे sir. उतनी इंपॉर्टेंस देंगे। हाँ, जिसकी ईएफ वैल्यू ज्यादा होगी उसकी इफेक्टिवनेस उतनी ज्यादा होगी, चाहे वो माइनस में हो सर चाहे प्लस में हो, जिस तरह मर्जी हो। जी लोगों ने सर बात जी जी सुनने। जी 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 सर जैसे ए में हम लोगों ने हायर की 4 इकट्ठी लिखी, फिर लोअर की 4, जी। तो बी में हमने ऐसे क्यों किया कि 2 की हायर फिर 2 लोअर, 2 वो हायर फिर हमने 2 लोअर, ऐसे बेसिकली क्यों कॉम्बिनेशन, चेंज खुद से किया हुआ है? हाँ नहीं वो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है ना, ठीक है ना। पहले सर जी एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे देखें कॉम्बिनेशन बनाया हुआ। आवाज आ रही है आपको? जी जी मैंने आपका क्वेश्चन सुन जी लिया है। सर देखें, जैसे ए की वैल्यू है ना, तो हम्म, हमने 4 हायर वैल्यूज एक साथ लिखी हैं, फिर 4 लोअर लिखी हैं। जी बिल्कुल ऐसे है। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि उसमें ये है कि हमने कॉम्बिनेशन डिफरेंट बनाए हुए हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में हमने सबकी हायर वैल्यूज ली हैं, ठीक है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने इन दो की और डी की हायर वैल्यू ली है, बाकी 4 की जो ना वो लोअर वैल्यूज ली हैं। फिर आपने इसकी हायर ली है, इसकी हायर ली है और इसकी हायर ली है, बाकी बाकियों की लो ली। ये बेसिकली हमने उसके कॉम्बिनेशन बनाए हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, सही है। वो देखे ना, बेसिकली हमारे कॉम्बिनेशन बन रहे थे 128, 128 कॉम्बिनेशन बनने थे, ठीक है। हमने 128 की बजाय सिर्फ बनाए हैं 8 कॉम्बिनेशन, ठीक है। 8 कॉम्बिनेशन को हमने फर्ज किया है कि ये 128 को रिप्रेजेंट करेंगे और हमें एक वैलिड रिजल्ट देंगे। बात समझ आई है। ऐसे ही देखे ना, जैसे मैंने आपको कंसंट्रेशन और लेंथ वाले एग्जांपल में बताया था कि आपके पास कंसंट्रेशन की 2 वैल्यूज हैं 1 और 2, और लेंथ की भी 2 वैल्यू है 0.1 है और 0.2 है, ठीक है। तो आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं, आप 1 का एक्सपेरिमेंट करेंगे 0.2 के साथ और 0.1 के साथ, इसी तरह आप 2 का एक्सपेरिमेंट करेंगे 0.1 के साथ और 0.2 के साथ। तो ये आपके पास 4 कॉम्बिनेशन बने हैं, सही है ना। इसी तरह हमने यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन बनाए हैं, कुछ में कुछ को हाई रखा है, कुछ को लो रखा है, जिस किसी में ए को हाई रखा है, किसी में दूसरे को लो रखा है। जी ये क्लियर हुआ ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं, तो जिसके मुताबिक हम उसको लेके चलते हैं। हाँ एक चीज हमने इंश्योर करनी है कि
कि टोटल 8 एक्सपेरिमेंट है, तो 4 में ए हाई हो और 4 में ए लो हो, 4 में बी हाई हो और 4 में लो हो, 4 में सी हाई हो 4 में लो हो, डी बी एफ जितने फैक्टर्स हैं वो आधे एक्सपेरिमेंट में हाई पे हों और आधे में लो पे हों, कॉम्बिनेशन उनके डिफरेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी ये आपने कैलकुलेट कर ली, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, मुख्तलिफ लोग इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, उससे हमें फिर अंदाजा होता है कि उनकी आपस में मिलती जुलती हैं या नहीं। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा हो तो फिर हम प्रोसीजर को मॉडिफाई करते हैं, मतलब उसको ये कहते हैं कि ये वेरीफाई नहीं हुआ। ठीक है, और हमें एक नया मेथड बनाना पड़ेगा या उसको नए सिरे से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाती है इक्विवेलेंसी टेस्टिंग। ये आसान है कि अगर एक ऐसा मेथड है जिसके लिए ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड मेथड अवेलेबल है, तो हम सिंपली दोनों मेथड्स के रिजल्ट्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। उसके लिए आपके पास बड़े टेस्ट है, टी टेस्ट है, वेरिएंस का टेस्ट है, एफ टेस्ट है, उनकी मदद से आप कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो मतलब कम से कम 3 मुख्तलिफ कंसंट्रेशन पे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि भाई इनके दोनों के रिजल्ट मिलते जुलते हैं या डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंसी टेस्टिंग। इससे भी हम वेरीफाई करते हैं कि जो नया मेथड है वो अच्छे रिजल्ट दे रहा है पहले मेथड से या नहीं दे रहा। अगर वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा तो इसका मतलब है नया मेथड इतना अच्छा नहीं है या वो इतना अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं है, तो हमें नए सिरे से उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था जी वेरिफिकेशन ऑफ मेथड के हवाले से कुछ।